और खबरें तफसील से। एनसीपी के सीनियर लीडर अजित पवार इतवार को महाराष्ट्र हुकूमत में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की नायब के तौर पर शामिल हो गए। पवार के बाद एनसीपी के सीनियर लीडर दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल समेत कुल 9 एनसीपी लीडरों ने वज़रा के तौर पर हलफ लिया। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब पवार ने पहले मुंबई में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर पार्टी के कुछ रहनुमाओं और एमएलए से मुलाकात की। बाद में वो राजभवन पहुंचे, जहां हलफबरदारी की तकरीब सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर रमेश बैस के अलावा शिंदे धड़े और बीजेपी के हामियों की मौजूदगी में हुई। कबल अजीं अजित पवार ने ऐलान किया था कि वो महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर के ओहदे से दस्तबरदार होना चाहते हैं। उन्होंने बुध के रोज पार्टी के एक प्रोग्राम में कहा था कि पार्टी तंजीम में मुझे कोई भी ओहदा और जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसके साथ मुकम्मल इंसाफ करूंगा। लेकिन कौल फेल में तजाद साबिक की तरह ही रहा और आज महाहुकूमत में अजित पवार शामिल हो गए। के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन दिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी डबल इंजन वाली हुकूमत अब ट्रिपल इंजन बन गई है। महाराष्ट्र की तरक्की के लिए मैं अजित पवार और उनके लीडरों का खैर मकदम करता हूं। अजित पवार के तजुर्बे से महाराष्ट्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। मैं अजित पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। अरे अभी बहुत टाइम बाकी है। विकास के मुद्दे पर लोग आए हैं, ये राज्य विकास कर रहा है, शिवसेना बीजेपी सरकार काम कर रही है विकास के मुद्दे पे। अजित दादा और साथ में लोकसभा के चुनाव में अभी पिछली बार 4-5 सीटें उनको मिली थी, अभी उतनी भी रख पाए। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने अजित पवार के महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत में शामिल होने के बाद अपना रद्दमल देते हुए कहा कि 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एनसीपी के बारे में अपने बयान में 2 बातें कही थी कि एनसीपी एक खत्म पार्टी है।
उन्होंने आपाशी की शिकायत और बदनवानी के इल्जामात का जिक्र किया। मुझे खुशी है कि मेरे कुछ साथियों ने आज हलफ उठाया। इससे एनडीए हुकूमत में शामिल होने से यह वाज़ेह हो गया कि तमाम इल्जामात साफ हो गए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। 1980 में जिस पार्टी की मैं क़यादत कर रहा था उसके पास 58 एमएलए थे, बाद में सब चले गए और सिर्फ 6 एमएलए रह गए थे, लेकिन मैंने तादाद को मजबूत किया और जिन्होंने मुझे छोड़ा वो अपने हलकों में हार गए। महाराष्ट्राच्या कार्यकर्त्यांचा माझा प्रखर विश्वास आहे। आमची खरी शक्ती सामान्य माणूस आणि कार्यकर्ता आहे आणि त्यामुळं त्या सगळ्यांना ती अस्वस्थता झाली असणार। साहजिक तुम्ही म्हणतात ते खरं आहे की जे कष्ट करतात, आम्हा लोकांना निवडून देतात आणि ते आम्ही जी सांगतो ती भूमिका मांडतात आणि ज्या काही प्रवृत्तीची विरोधी अशी संघर्षाची भूमिका घेतात, ज्यांच्याशी संघर्षाची आणि विरोधाची भूमिका घेतली, आज त्यांच्यामध्येच आम्ही सहभागी झालो तर ते अस्वस्थ होणार, त्याच्यात त्यांचा दोष नाही। पण त्यांची अस्वस्थता काढायची असेल तर पुन्हा संघटनेची बांधणी करणं हे काम करावं लागेल आणि ते काम मी आणि माझ्याबरोबर असंख्य तरुण महाराष्ट्रातले करतील याची मला पूर्ण खात्री आहे। अजित पवार के महाहुकूमत में शामिल होने पर उद्धव शिवसेना धड़े के सीनियर लीडर संजय राउत ने बीजेपी पर सख्त नक़ीद की। उन्होंने बीजेपी पर रीजनल पार्टियों को तोड़ने का इल्जाम लगाया। रावत ने कहा कि इसका हिसाब जनता लेगी। बदलाव नहीं है, ये बदले का दौर है। बदलाव तो 2024 में होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अपने विचारों की पार्टी नहीं है या जो अपने राजनीतिक विरोधी है उनकी पार्टी तोड़ रही है और सरकारें बना रही है, सरकारें गिरा रही है, ये कोई इस देश के या महाराष्ट्र की परंपरा को मान्य होने वाली बात नहीं है। पहले शिवसेना तोड़ दिया 1 साल पहले, आज एनसीपी को तोड़ दिया है और कल तक जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे प्रधानमंत्री कर रहे थे, आज वो सब लोग राजभवन में शपथ ले रहे थे। उसका मतलब है प्रधानमंत्री जी या महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता जो आरोप कर रहे थे वो झूठे थे, ये मान्य करो। या फिर आपको आपके पार्टी में आने के बाद भ्रष्टाचार प्यारा लगता है, आओ हमारे पार्टी में भ्रष्टाचार करो, ये बात है। लेकिन चाहे कितनी भी पार्टी तोड़ो, बीजेपी कांग्रेस तोड़ो, एनसीपी तोड़ो, शिवसेना तोड़ो, जनता का समर्थन उनको नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। करा रहा है। तहसील कानूनी सेवा प्राधिकरण संबल सोनाबारी ने सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल संबल सोनाबारी में महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। राजौरी के कलेर इलाके में करंट लगने से गाय की मौत हो गई। इस मामले में गाय के मालिक ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और विभाग से मुआवजे की मांग की। सोनाबारी में डूबने की घटनाओं में कुछ बच्चों की मौत के बाद बांदीपुरा जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की। जिला प्रशासन ने जनता से झेलम नदी और अन्य नदियों में प्रवेश करने से परहेज करने की अपील की। सुक्खू सरकार ने किए बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 9 आईएएस और देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने इतवार को कहा कि उनकी पार्टी यकसा सिविल कोड की मुखालफत नहीं करती है, लेकिन बीजेपी और उसकी हुकूमत जिस तरह से उसे मुल्क में नाफिज करने की कोशिश कर रही है उसकी हिमायत नहीं करती है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि आइन में तमाम शहरियों के लिए यूसीसी को महफूज बनाने का जिक्र है, लेकिन उसे मुसल्लत करना नहीं है। उन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसे इत्तेफाक राय और बेदारी के जरिए नाफिज किया जाना चाहिए। बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी के रामपुर दफ्तर में एसपी सदर अखिलेश यादव के यौम पैदाइश पर केक कुछ मुख्तलिफ अंदाज में काटा। उन्होंने छुरी के बजाय कलम से केक काटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का पैगाम है कि केक छुरी से काटा जाता है और कलम से तकदीर बदली जाती है। इस मौके पर उन्होंने एसपी सरबराह अखिलेश यादव को दबे अल्फाज में मशवरा देते हुए कहा कि सोशलिज्म की आड़ में फर्जी समाजवादियों ने बहुत नुकसान किया है। जो लोग समाजवादी पार्टी में दाखिल हो रहे हैं, कौमी क़यादत ऐसे लोगों को बाहर न निकाले बल्कि उन्हें लात मारे। आप सभी को और अखिलेश जी को खास तौर से उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। तय कर लें, लोग तय कर लें ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है। कलम का रास्ता ही सही है। और एक बात और कहेंगे आज सब साथियों आपसे कि जो जिन लोगों ने चोले बदलकर समाजवाद को धोखा दिया, हमारे जैसे नेक दिल लोगों को धोखा दिया और समाज को बर्बाद किया, ऐसे लोगों की माफ़ी नहीं होना चाहिए। और हर वो छुपा और खुला दुश्मन जो हमारी सफ़ों में है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको अपनी सफ़ों से निकालना शुरू करेंगे। हमें आज के दिन का इंतज़ार था। हम इस संकल्प के साथ ये भी संकल्प लेते हैं कि हम अपने अंदर की छुपी हुई काली जड़ों से अपने आप को और आपको सबको निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। फर्काना हम आहंगी की एक काबिल सताश मिसाल के तौर पर मुस्लिम लड़कियों ने गौरी व्रत के त्यौहार के मौके पर हिंदू लड़कियों के हाथों पर मेहंदी लगाई। गौरी व्रत जो 5 दिनों तक मनाई जाती है, गैर शादीशुदा खवातीन और नौजवान लड़कियों की तरफ से अदा की जाने वाली एक अहम रस्म है, जो कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने शौहर के तौर पर हासिल करने के लिए उपवास रखा था। और इस वजह से यह अकीदा है कि जो लोग गौरी व्रत को मानते हैं उन्हें एक मिसाली जीवन साथी मिलता है। फर्काना हम आहंगी के तौर पर मुस्लिम लड़कियां गौरी व्रत पर हिंदू लड़कियों के हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। 15 साल से आते हैं और निशिका भी दिलाते हैं हमें। तो अभी आप कितनी बच्चियों को यहाँ पे आपके साथ कितनी बच्ची आई है? बहुत 30-35 लड़कियाँ आई हैं हमारे साथ यहाँ पर। टोटल 12 आइटम है। सो 1 kg 200 ग्राम्स का हमने पर गर्ल चाइल्ड को हमने प्रोवाइड किया है। और ये दोनों धर्म अलग है, ये हिंदू धर्म का है, बट आपने किस तरह से उनको मतलब बताया है कि कन्विंस किया है कि आप आकर ऐसा करें? हाँ, एक्चुअली जो मुस्लिम बच्चियाँ होती है मेहंदी रखने में बहुत अच्छी होती है, उनकी कला बहुत अच्छी रहती है। सो
15 साल से आ रहे हैं और एवरी ईयर वो लोग भी एक्साइटेड होते हैं कि कब गौरी व्रत आएगा और हम वो बच्चियों को मेहंदी रखने जाएंगे एज अ फ्रेंड्स वो दोनों एक दूसरे के लिए। सो इट्स अ यूनिटी का एक मैसेज पास आउट होता है। 3 साल से गौरी व्रत करते आ रही हूँ और निशिका दीदी हमको बैग बॉटल गौरी व्रत में ड्राई फ्रूट्स वो सब भी देते और मुस्लिम दीदी जो है वो हमको मेहंदी भी करके देते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल्ली की गीता कॉलोनी में इतवार को एक मिठाई की दुकान में आग लग गई। कई फायर टेंडर ने आग को बुझाया। बिल्डिंग में मौजूद लोगों को बचाने में काफी दिक्कतें पेश आई। फायर टेंडर अमले ने एक बुजुर्ग खातून समेत 2 लोगों को दिल्ली पुलिस की मदद से बचाया। ऐनी शाहिद के मुताबिक आग पहले इलेक्ट्रिक मीटर में लगी, जिसके बाद फैलते हुए ऊपर तक जा पहुंची। आग लगने के बाद लाखों का नुकसान बताया गया है। ये जो यहाँ बाहर जो मीटर लगे थे एकदम उनमें ब्लास्ट हुआ है, तो ब्लास्ट होने से जो एलिवेशन के ऊपर जो सारा था वो जल के और सीधा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक गया है। तो क्योंकि ये खाने पीने की दुकान है, गत्ते भी हैं, प्लास्टिक के रेपर्स हैं, ये खाने पीने की जनरल एसेसरी की दुकान है, मतलब दाल चावल ब्रेड ये सारी चीज़ें हैं, जनरल एसेसरीज खाने पीने की एसेसरीज की दुकान है। सर कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए नुकसान तो बहुत लग रहा है, असेसमेंट करना तो मुश्किल है, लेकिन खाने पीने की सारी आइटमें आप सामने देख रहे हो कि पूरा फ्रंट पूरा जल गया ऊपर तक और सामने नुकसान है। नुकसान तो बहुत भारी है। पीएम मोदी की बच्चों से मोहब्बत जग जाहिर है और मध्य प्रदेश के शहडोल में भी बच्चों से उनके लगाव की खूबसूरत तस्वीरों ने लोगों के दिल जीत लिए। देखिए रिपोर्ट। खाट पंचायत में पीएम मोदी का अलग अंदाज दिखा। लोगों से बातचीत के दौरान जब पीएम मोदी को एक मां की गोद में छोटी सी बच्ची नजर आई तो उनका ध्यान फौरन उस बच्ची की तरफ चला गया। पीएम मोदी उस बच्ची के साथ खेलते हुए नजर आए। प्यारी सी बच्ची की छोटी छोटी उंगलियां पीएम मोदी ने थाम ली। मुस्कुराते हुए पीएम मोदी ने बच्ची से कहा, मेरे साथ दिल्ली चलोगी ना? पहचान गए? वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। चलना है ना? चलो। शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही रंग और अंदाज में दिखाई दिए। खाट पंचायत से पहले के कार्यक्रम में भी पीएम मोदी एक बच्चे से काफी घुल मिल गए। आयुष्मान कार्ड देने के लिए मंच पर एक बच्ची को बुलाया गया। यहां भी पीएम मोदी का बाल प्रेम देखने को मिला। पीएम ने बच्ची को हेल्थ कार्ड तो दिया ही, उससे खूब बातें भी की। ये पहला मौका नहीं है जब बच्चों के लिए पीएम मोदी का प्यार दिखा हो। चाहे वो परीक्षा पर चर्चा हो या मन की बात में बच्चों की बात करना, उनका बाल प्रेम जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 शहडोल। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने एक ट्वीट किया है और लिखा कि टाइगर अभी जिंदा है। जरा के हवाले से खबर है कि रविंद्र रैना को पार्टी के सदर के ओहदे से हटाया जा सकता है और 1-2 दिन में जम्मू कश्मीर बीजेपी को नया सदर मिल सकता है। बीजेपी के जराये का कहना है कि रविंद्र रैना साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए रजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा उन्हें सदर के ओहदे से फारिग किया जा सकता है और उन्हें अपनी मुमकिन नशिस्त पर पूरी तवज्जो मरकूज करने के लिए कहा जा सकता है। इस बीच इन सब कयासाराइयों पर लगाम लगाते हुए रविंद्र रैना ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि पार्टी में किसी ने उन्हें सदारत के ओहदे से इस्तीफे के लिए नहीं कहा है, वो पार्टी के सदर बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी की क़यादत में तब्दीली की खबर गलत है। सही बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहाँ पर ड्यू हैं। 2024 से पहले
पंचायतों का और लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन ड्यू है, हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाएँ, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म है, लेकिन जराए कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है, उसमें भी रविंद्र रैना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक तौर? देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है, तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले 1 महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 2 बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे। पीडीपी तर्जमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि वो ये समझने से कासिर है कि रविंद्र रैना टाइगर कब थे। उन्होंने कहा कि रविंद्र रैना ने बातें तो बहुत बड़ी की, मगर उन पर खरा उतरने में वो नाकाम रहे। काबिल जिक्र है कि रविंद्र रैना ने साफ कर दिया कि पार्टी की क़यादत में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, वो पार्टी के सदर बने रहेंगे। जो रविंद्र रैना साहब का ट्वीट है, वैसे वो तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है, या किसको जिंदा कहा है, या किसके लिए क्या कहा है। लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है, मैं तो समझता हूं कि जिस दिन अमित शाह साहब की रैली थी और भीड़ ये कम जुटा पाए, तो शायद उसकी गाज इन पर गिरने जा रही है, क्योंकि अचानक से बात निकल के सामने आई है। और दूसरी तरफ भी हो सकता है गुटबाजी भी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जरा है कि दूसरी पार्टी को कमजोर करना, लेकिन जो आप दूसरों के साथ करते हो अपने साथ भी हो जाता है। तो अब ये जो उनका बयान ट्वीट पे जो 4 लाइनें लिखी है उन्होंने, टाइगर अभी जिंदा है। अब वैसे तो अगर रैना साहब खुद को कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, तो मुझे पहले भी नहीं लगे कहीं से टाइगर, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं। वो इसलिए मैं कहता हूं, उन्होंने बहुत सारे वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे कि मैं टोल प्लाजा उखाड़ दूंगा, टोल प्लाजा नहीं रहेगा, दिल्ली में पक्के हो जाएंगे, बहुत सारी बातें की थी, तो इनमें से कोई हुई तो नहीं। अब मुझे ये नहीं पता ये टाइगर अभी जिंदा है या नहीं है, या टाइगर कहाँ किसको गया है, तो इसके बारे में तो रविंद्र रैना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात ये बड़ी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की कला है, जो अंदर की लड़ाई है, आज सड़कों पर और ट्वीटों पर नजर आनी शुरू हो गई है। तो आपको लगता है कि आगे ये जो कला है या जो उथल-पुथल है, ये अपने फेलियर्स को संभालेंगे? देखिए, ऐसे है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर जो इनके अंदर की बात है वो बाहर आएगी, लोगों तक वो पहुंचेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लोग अपने लोगों के घर में, पड़ोसियों के घर में ये कुछ करके बड़े खुश होते थे, तो ये सब भूल जाते हैं कि अपने घर में भी ये बातें होंगी। लेकिन आज इनके घर में भी ये जो चीज है, अंतर कला है, वो सामने आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप का दौरा किया और श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। एलजी ने यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने में सिविल इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीएपीएफ के अफसरान और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की। एलजी ने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा हमारी रिवायात में बहुत अहमियत रखती है और ये अमन, हम-आहंगी और जामे तरक्की की अलामत है। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस गुफा की तरफ हम हर कदम इत्मीनान, इंसानी बंधन और पूरे माशरे के लिए तहरीक का जरिया है। एलजी ने मजीद कहा कि यात्रा इस सरजमीन में कसरत में वहदत की भी अक्कासी करती है और मुख्तलिफ तबके के लोग इसमें ताउन करते हैं। एलजी ने बालतल बेस कैंप में अकीदतमंदों के साथ बातचीत भी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।